नमस्कार। आज हम भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास के एक बहुत ही निर्णायक दशक की परतें खोलेंगे। हाँ, वो 10 साल 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का कार्यकाल। बिल्कुल, यूपीए का कार्यकाल। और ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। हाँ, ऊंचाइयां तो थीं, पर साथ ही गहरे राजनीतिक विवाद भी देखने को मिले। वही तो, और अंत में एक बड़ा बदलाव भी आया जिसका गवाह ये देश बना। बिल्कुल, हमारे पास जो अलग-अलग स्रोत हैं, जैसे विश्लेषण, रिपोर्ट्स, उस समय की टिप्पणियां, वो सब मिलकर इस दशक की एक काफी जटिल कहानी बताते हैं। इनसे हमें सिर्फ मुख्य घटनाओं या नीतियों का ही पता नहीं चलता, बल्कि उस वक्त का राजनीतिक और सामाजिक माहौल कैसा था। हाँ। अंदर क्या बहसें चल रही थीं, लोगों की राय कैसे बदल रही थी, इसकी भी झलक मिलती है। और इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों के आधार पर यूपीए के शासनकाल के इस पूरे सफर को बारीकी से समझा जाए। हाँ, कैसे एक दौर जो इतनी उम्मीदों और एक ड्रीम रन के साथ शुरू हुआ, वो धीरे धीरे चुनौतियों में घिरा। फिर आरोप लगे। हाँ, आरोप। और अंत में एक तरह का विश्वास का संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो हम उन नीतियों को देखेंगे जिन पर खूब चर्चा हुई, उन कूटनीतिक पलों को भी समझेंगे जिनसे भारत की स्थिति बदली, और वो विवाद भी, जिन्होंने उस युग की दिशा ही तय कर दी। हाँ। और इसकी शुरुआती, जैसे आपने कहा, काफी अप्रत्याशित थी। 2004 के चुनाव। हाँ बिल्कुल, कई राजनीतिक पंडित तो चौंक गए थे। बीजेपी का वो इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था, लेकिन जीत मिली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को। पर शायद सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब था जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक क्षण था। और फिर कमान सौंपी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एक अनुभवी अर्थशास्त्री जिन्हें 1991 के आर्थिक सुधारों का एक मुख्य वास्तुकार भी माना जाता था। बिल्कुल। और यहीं से यूपीए युग का, कह सकते हैं, औपचारिक आगाज हुआ। एक ऐसा अध्याय जो विकास और समावेश के वादे के साथ शुरू हुआ। तो चलिए इसी शुरुआती दौर से बात शुरू करते हैं, आशा और विकास का दौर। हाँ, जरूर। डॉक्टर सिंह के शुरुआती सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने एक असाधारण उछाल देखा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उस दौरान जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, वो लगातार 8-9% के आसपास बनी रही। ये भारत के लिए अभूतपूर्व था। और ये वो समय भी था जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही थी। हाँ, और भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उस समय का माहौल ही कुछ अलग था। मुझे याद है, स्रोत बताते हैं कि कैसे आईटी और सर्विस सेक्टर एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रहे थे। हाँ, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब ग्लोबल आईटी हब बन रहे थे। शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर था और एक नया, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग उभर रहा था, जिसकी खरीदने की ताकत बढ़ रही थी, भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं। और ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैश्विक मंच पर भी भारत की साख बढ़ रही थी। स्रोत इस बात पर रोशनी डालते हैं कि भारत को एक ऐसे उभरते हुए लोकतंत्र की तरह देखा जा रहा था, जो आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ सामाजिक न्याय और समावेश को भी साधने की कोशिश कर रहा था। पश्चिम के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे थे। हाँ, और भारत वैश्विक फैसलों में एक महत्वपूर्ण आवाज बनता जा रहा था। इसी दौर में कुछ ऐसी नीतियां भी आईं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में काफी प्रमुखता से मिलता है, और उनका असर भी काफी दूर तक रहा। जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हाँ, आरटीआई। बिल्कुल, आरटीआई को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम माना गया। स्रोत बताते हैं कि कैसे इसने आम नागरिकों को सरकारी कामकाज पर सवाल पूछने का एक मजबूत हथियार दिया। हालांकि चुनौतियां भी रही होंगी उसके लागू होने में। हाँ, वो तो थी। कुछ विश्लेषणों में इसका जिक्र है, लेकिन शुरुआती सालों में इसका काफी उत्साहजनक इस्तेमाल देखा गया। और दूसरी बड़ी पहल थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MGNREGA 2005। हाँ, मनरेगा, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बनी। इसका मकसद था ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार देना, गारंटी के साथ। बिल्कुल, स्रोत इसके दोहरे प्रभाव की बात करते हैं। एक तरफ इसने गांव की गरीबी और पलायन को कम करने में मदद की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स इसके लागू होने में भ्रष्टाचार और अक्षमता के मुद्दे भी उठाती हैं। लेकिन इसका जो पैमाना था, जो महत्वाकांक्षा थी, वो अभूतपूर्व थी। इन घरेलू नीतियों के साथ साथ विदेश नीति के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। हाँ, स्रोत इसे यूपीए 1 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानते हैं। ये वाकई में एक युगांतरकारी समझौता था।
स्रोत बताते हैं कि इस पर बातचीत कितनी पेचीदा थी और इसे फाइनल करने के लिए डॉक्टर सिंह की सरकार ने कितना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया था। इसने भारत पर जो दशकों से परमाणु प्रतिबंध लगे थे उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया। बिल्कुल, और भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। भारत अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसको भी एक नई ठोस नींव मिली इससे। हाँ, वो तो है। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि कुछ स्रोत बताते हैं कि इस समझौते को लेकर यूपीए गठबंधन के अंदर ही खासकर लेफ्ट पार्टियों के साथ कितने गहरे मतभेद थे। हाँ, सरकार के स्थायित्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे उस समय। बिल्कुल। और इन सब के केंद्र में थे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। शुरुआती वर्षों में उनकी छवि, जैसा स्रोत बताते हैं, एक शांत, सक्षम और ईमानदार नेतागी थी। हाँ, उन्हें मिस्टर क्लीन और सुधारों के जनक के तौर पर देखा जाता था। उनकी एकेडमिक पृष्ठभूमि, उनका सौम्य व्यवहार, आर्थिक मामलों की गहरी समझ, इन सब ने उन्हें एक विश्वसनीयता दी। खासकर 1991 के सुधारों में उनकी भूमिका को देखते हुए उम्मीद थी कि वो भारत को आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और शुरुआती सालों में उनकी नेतृत्व शैली को स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक माना गया। तो कुल मिला के देखें तो यूपीए का पहला कार्यकाल यानी 2004 से 2009 तक काफी हद तक सकारात्मक रहा। हाँ, तेज आर्थिक विकास था, महत्वपूर्ण सामाजिक कानून बने और एक मजबूत विदेश नीति की नींव रखी गई। शायद इसीलिए 2009 के चुनावों में यूपीए पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापस आई। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यूपीए 2 का कार्यकाल वो चुनौतियों और विवादों से भरा रहा। बिल्कुल सही कहा। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में, मतलब 2009 से 2014 के बीच, चीजें काफी बदल गईं। जो शुरुआती आशावाद था वो धीरे धीरे निराशा और गुस्से में बदलने लगा। और इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों का एक के बाद एक सामने आना। हाँ, ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सरकार की नींव हिला दी। स्रोत बताते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उसने सबसे पहले दस्तक दी। हाँ, आरोप लगे कि टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम कौड़ियों के भाव दे दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। और जो सीएजी की रिपोर्ट आई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, उसमें जैसा स्रोतों में जिक्र है, इस अनुमानित नुकसान का आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा बताया गया था। उसने तो पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल CWG, हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया। स्रोत बताते हैं कि खेलों की तैयारी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बेतहाशा वृद्धि हुई लागत में, और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। इन खेलों को भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बनना था, और वो भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। बिल्कुल। और फिर आया कोलगेट, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला। हाँ, इसमें भी सीएजी ने, जैसा स्रोत बताते हैं, आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को कोयला खदानों का आवंटन बिना नीलामी के मनमाने ढंग से किया गया, और फिर से सरकारी खजाने को नुकसान। हाँ, इन घोटालों की जो ये पूरी श्रृंखला थी, इसने सरकार की छवि को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। इसका राजनीतिक असर भी जबरदस्त हुआ। स्रोत बताते हैं कि संसद की कार्यवाही बार बार रुकी। विपक्ष, खासकर बीजेपी, सरकार पर हमलावर हो गई। मीडिया ने, खासकर 24/7 न्यूज चैनलों ने इन मुद्दों को लगातार उठाया, जिससे जनता की राय सरकार के खिलाफ होती गई। हाँ, और बहसों में पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतिगत निष्क्रियता जैसे शब्द आम हो गए। सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते थे कि वो इन आरोपों पर धीमी प्रतिक्रिया दे रही है या चुप है। हाँ, और एक धारणा जो स्रोतों में भी झलकती है वो ये थी कि सत्ता के कई केंद्र हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उतने शक्तिशाली नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, जिसे रिमोट कंट्रोल कहा गया। बिल्कुल, डॉक्टर सिंह का जो शांत और संयमित व्यक्तित्व पहले उनकी ताकत माना जाता था, अब उसे कमजोरी की तरह देखा जाने लगा। आलोचक कहने लगे कि वो कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, या भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे। हाँ, और स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे सरकार और पार्टी के बीच तालमेल की कमी भी कई बार सामने आई। ये दौर सरकार के लिए वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था। और इसी समय आर्थिक विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी। वैश्विक मंदी का असर भी था, और महंगाई वो भी एक बड़ा मुद्दा बन रही थी। हाँ, वो जो ड्रीम रन था वो अब पूरी तरह से पटरी से उतरता दिख रहा था। और इसी माहौल में एक ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ जिसने भारत की राजनीति को हिला के रख दिया। आप बात कर रहे हैं 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की, ISC। हाँ, जिसके चेहरे बने अन्ना हजारे। बिल्कुल, जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, और देखते ही देखते एक राष्ट्रीय घटना बन गया। स्रोत बताते हैं कि कैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के अनशन ने
पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी। लाखों लोग सड़कों पर थे, खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा, हाथों में तिरंगा लिए। मैं अन्ना हूं की टोपियां पहने। ये आंदोलन कई मायनों में महत्वपूर्ण था। हाँ, जैसा स्रोत विश्लेषण करते हैं, इसने न केवल भ्रष्टाचार को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया, बल्कि इसने पारंपरिक राजनीतिक दलों और व्यवस्था के प्रति जनता के गहरे असंतोष को भी उजागर किया। इसने दिखाया कि लोग अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर कितने मुखर हो गए हैं। इस आंदोलन ने यूपीए सरकार को भारी दबाव में ला दिया। सरकार की प्रतिक्रिया, जैसा कुछ स्रोत बताते हैं, थोड़ी कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव थी। और आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी की छवि को और कमजोर किया, वो पार्टी जो कभी आम आदमी और प्रगति का प्रतीक थी। अब उसे सत्ता के नशे में चूर और जनता से कटी हुई माना जाने लगा। इसी दौर में सोशल मीडिया की भूमिका भी बहुत बढ़ गई। हाँ, कई स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, ये सब राजनीतिक बहस, सूचना फैलाने और लोगों को जोड़ने के नए औज़ार बन गए। युवा पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरूक हो गई। इसने पारंपरिक मीडिया और राजनीतिक दलों के एकाधिकार को चुनौती दी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भ्रष्टाचार के आरोप, जन आंदोलन, धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, नेतृत्व पर उठते सवाल, इन सब ने मिलकर एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिसका नतीजा 2014 के आम चुनावों में सामने आना ही था। 2014 के चुनाव भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुए। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वो लोकसभा में दहाई के आंकड़े तक सिमट गई। 10 साल का यूपीए शासन समाप्त हो गया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो 3 दशकों में पहली बार किसी एक पार्टी को मिला था। इसने भारत में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की। तो अगर हम इस पूरे दशक को समेटें तो यूपीए का कार्यकाल एक विरोधाभासी यात्रा थी। हाँ, शुरुआत हुई थी बड़े आर्थिक सुधारों और विकास की उम्मीदों के साथ। हमने आरटीआई और मनरेगा जैसे ऐतिहासिक सामाजिक कानून देखे, भारत अमेरिका परमाणु समझौते जैसी साहसिक विदेश नीति की पहल भी देखी। लेकिन ये यात्रा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, नीतिगत पंगुता की धारणाओं और एक शक्तिशाली जन आंदोलन के उभार के साथ समाप्त हुई, जिसने अंततः सरकार की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया और उसके पतन का रास्ता तैयार किया। जैसा कि कुछ स्रोत इसे कहते हैं, ये सुधारों के शिखर से अफसोस की खाई तक का सफर था। वाकई ये एक जटिल और बहुआयामी दशक था। इसने न केवल भारत की राजनीति को बदला, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसके सबक आज भी प्रासंगिक हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यूपीए का दशक आर्थिक प्रगति और कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिशील नीतियों का गवाह तो रहा, लेकिन साथ ही ये भी साबित हुआ कि शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता का विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब इन मोर्चों पर कमी आती है तो आर्थिक सफलताएं भी शायद नाकाफी साबित हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही दर्शाते हैं कि केवल विकास के आंकड़े या कल्याणकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। जनता की धारणा, नेतृत्व की विश्वसनीयता, नैतिक मानकों का पालन, हाँ, ये सब भी उतना ही निर्णायक होता है। यूपीए का अनुभव इस बात का एक सशक्त उदाहरण है। और शायद यही वो विचार है जिस पर श्रोताओं को मनन करने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये दशक हमें क्या सिखाता है? क्या आर्थिक विकास और लोक लुभावन नीतियां शासन की नैतिक कमजोरियों या पारदर्शिता की कमी को ढक सकती हैं? या फिर अंततः जनता का विश्वास ही सत्ता की असली कसौटी है? ये सवाल भविष्य के शासनों और नागरिकों दोनों के लिए विचार करने लायक